वेलकम बैक। फिर डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जो सूंघने की हिस्स है उसका बहुत सारे अवामिल में एक प्रॉपर अमल दखल है इंसान की सेहत उसकी बीमारी में। तो क्या साइंस इस हवाले से रिसर्च कर रही है कि अगर आपका जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर कर दिया जाए, लिविंग एनवायरनमेंट को, और आपको एक ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे दिया जाए जिसमें आप अच्छे माहौल में रहें, यानी खुशबू वाले माहौल में रहें, तो क्या आपकी जो हिस्स है उसकी जो प्रोफिशिएंसी है उसको एफिशिएंसी में तब्दील किया जा सकता है? क्या इस पे रिसर्च हो चुकी है? जी हाँ, इस पे जो है ना बड़ा आपने ज़बरदस्त सवाल किया। तो इसमें देखें, एक बड़ी साइंस की एक बड़ी कॉमन थ्योरी है जो आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी, बल्कि आपने पढ़ी भी होगी, जिसे हम जो है एवोल्यूशन की थ्योरी कहते हैं, इर्तिका की थ्योरी कहते हैं। तो ये आपने जो मिसाल दी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि इर्तिका का अमल। अभी जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि तकरीबन 850 जो है वो जीन्स हैं जो कि सूंघने से जो है ना मुतल्लिक हैं। लेकिन आपको शायद इससे इससे भी ज़्यादा हैरानगी इस बात पर हो कि उनमें से सिर्फ जो है 400 जीन्स हैं जो कि फंक्शनल है, बाकी जीन्स काम ही नहीं कर रहे। तो ऐसे में जो है हम ये जब इस बारे में सोचते हैं तो हमें ये पता लगा कि ये बहुत सी जो वो जीन्स हैं ऐसी चीज़ों को स्मेल करते थे जो कि आज मॉडर्न लाइफ के अंदर नहीं रही। तो ऐसा ही अगर अब हो जाए, हम डिफरेंट तरह की स्मेल्स जो हैं उनको यहाँ पर लॉन्च कर दें और इंसानों की आबादी जो है, एनवायरनमेंट जो है वो उन ख़ास स्मेल्स के अंदर रहना शुरू कर दें, तो दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ ये कि हो सकता है कि बहुत से नए जीन्स जो हैं वो वजूद में आ जाएं, और दूसरी चीज़ ये कि बहुत से जीन्स जो कि फंक्शनल हैं अभी, जब उनके लिए काम करने के लिए के वो हिस्से मौजूद नहीं होंगी तो वो जो है सूडोजनाइज हो जाएं, यानी वो काम करना बंद कर दें। तो इसकी बहुत सी जो है दुनिया के अंदर मिसालें मौजूद हैं। और हमने अपनी रिसर्च के अंदर ये भी देखा कि बहुत से जीन्स जो हैं जो कि पहले इंसानों के अंदर एक जीन होता था, अब बहुत से इंसानों के अंदर वो वाले जीन 2 हैं, या बहुत से इंसानों के अंदर 3 हैं। ठीक है, तो ऐसी जो हमने फ्रीक्वेंसी जो 5 तक ऑब्जर्व की, जिसका मतलब ये था कि वो जीन जिस चीज को सूंघने के लिए इस्तेमाल होता है वो उसकी जो है उस खास एनवायरनमेंट के अंदर, चूंकि जब हमने ऐसी डुप्लीकेशन या ट्रिप्लीकेशन हमने ऑब्जर्व की तो वे खास खिते के अंदर थी, वो जैसे अफ्रीका में थी या फिलिपाइन के अंदर थी या चाइना या जापान के किसी खास खिते के अंदर थी। तो हमें पता लगा कि ये जीन जो है कि ये जो जिस ऑर्डरेंट को या जिस स्मेल को ये डिटेक्ट करता है वो शायद उस एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज़्यादा जो है मौजूद है। तो इसलिए वहाँ पर रहने वाले लोगों के अंदर जो है वो जीन जो है उसकी वो जो है डुप्लीकेट हो रहा है, वो एक से ज़ायद पाए जाते हैं, यानी कि इसे हम अमूमी तौर पर साइंस की ज़ुबान में गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो इसीलिए अब मैं अगर मैं साइंटिफिकली इस बात को कंक्लूड करूं तो या ऐसी सिचुएशन में गेन ऑफ फंक्शन होगा कि बहुत से वो जो मुअत्तर स्मेल्स हैं, वो ऐसी खुशबुएं हैं, उनको सूंघने वाले जो जीन्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी, जिसे हम गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। इसी तरह बदबू जो है उससे रिलेटेड जो जीन्स हैं, उसको सेंस करने वाले जीन्स हैं, उनकी तादाद घट जाएगी, जिसे हम अमूमी तौर पर लॉस ऑफ फंक्शन कहते हैं। अच्छा, जो कलर कलर ब्लाइंडनेस है उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें भी इसका प्रॉपर एक रोल है, आपका जो जीनियाती रिसर्च है उसकी, और उस पर हम किस हद तक काम कर चुके हैं, यानी कोई खुशखबरी आ सकती है उन लोगों के लिए जो कलर ब्लाइंड है? जी हाँ, ये आपने बहुत आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए या उन फैमिलीज़ के लिए जिनके अंदर जो ये ट्रेट जो है वो मौजूद है। ऐसा है कि कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन डेफिशिएंसी, अमूमी तौर पे हम इसके लिए कलर विजन डेफिशिएंसी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस से एक अमूमी जो है ना इंप्रेशन ये जाता है कि शायद वो कोई हर तरह के कलर से ब्लाइंड है। तो इसलिए हम अमूमी तौर पे कलर विजन डेफिशिएंसी कहते हैं कि कलर्स के अंदर इसकी डिफ्रेंसिएशन जो है उसके हवाले से वो लोग डेफिशिएंट होते हैं। तो उसमें यह है कि इसके लिए जो है बेसिकली ये जो है LM ऑप्शन जीन होता है, जिसकी अंदर एक म्यूटेशन की वजह से ये ट्रेट जो है वो अमूमी तौर पर कॉमन पाई जाती है। तो बल्कि मॉडर्न साइंस में हम इसे बीमारी कंसीडर नहीं करते, आज से कुछ साल पहले इसे बीमारी कंसीडर किया जाता था। अब भी जो है इसे अमूमी तौर पर एक पॉपुलेशन ट्रेट कंसीडर किया जाता है कि बहुत से लोग जो कि डिफरेंट हैं दूसरे लोगों से अपने जेनेटिक मेकअप के अंदर। तो अब इसके अंदर जो है कुछ साल पहले तक जो है जब इसे बीमारी कंसीडर किया जाता था तो बहुत से लोग जो है इसके इलाज की तरफ भी कोशां थे। तो उसमें 2 तरह के इलाज सामने आए। पहला इलाज है कि खास तरह के जो है ग्लासेस जो है वो बिल्ड किए गए
कि जिसके को पहनने के नतीजे के अंदर जो है आप नॉर्मल कलर्स दिख सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे ग्लासेस ट्राई किए और वो जो है वाकई वो जो है रंगों की दुनिया जो उससे मुख्तलिफ हो जाती थी। फिर जो दूसरी तरह का इलाज सामने आया वो ये कि अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, उन्होंने जो है जीन थेरेपी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। उनकी जीन थेरेपी जो है प्राइमेट्स के अंदर यानी उन्होंने बंदरों के अंदर जब ट्राई की तो वो बड़ी कामयाब रही, लेकिन जो है कि वो उसको अभी तक इंसानों के लिए ट्रांसलेट नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि ये किसी दूसरे का जीन निकाल के या किसी के जीन को म्यूटेट कर दें किसी जिंदा इंसान को, तो इसके बहुत से जो है एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं या इसकी जो है बहुत सी क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो अमूमी तौर पर अभी तक जो है ऐसी चीज़ों की जो है मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर इजाज़त नहीं है, तो इसलिए ये ऐसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन चूँकि वो ग्लासेस के लगाने से आप जो है अपने एवरीडे के जो आपकी नौइयत के टास्क हैं उनको जो है इससे एड्रेस कर सकते हैं। फिर जो है उनको आप एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो है कि अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जनरल लाइफ के अंदर आपके जो आम एवरीडे लाइफ की चीज़ें हैं, तो उसमें जो है इंटरनेशनली इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि उसमें आप कलर कोडिंग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पहले कलर कोडिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब उस कलर कोडिंग का इस्तेमाल उसको कम से कम किया जा रहा है, और उसकी ताकि जो है ऐसे लोग, चूँकि 7% जो है वो यहाँ पर है 7%, पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 5.3% एग्जैक्ट उसकी प्रेवलेंस है कलर विजन डेफिशिएंसी की। इसी तरह से जो है यूरोप के अंदर 7% है, फिर यूएस के अंदर वेरी करती है डिफरेंट, हमारा हमसाया मुल्क जो है यहाँ पर 8% है। तो इसलिए जो है बहुत से जो गवर्नमेंट्स, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस वो इस चीज़ पे काम कर रही हैं कि जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन की बजाय इसके कि हम उसके ट्रीटमेंट के ऊपर कॉस्ट लगाएं, हम पब्लिकली उनके फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से पीएचडी करने के बाद फिर आप कैलिफोर्निया कैसे पहुंच गए? जी हाँ, ऐसा है कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उसी वक्त जो है ये कोरोना वायरस की पेंडेमिक आ गई। अब पेंडेमिक के अंदर जो है मैं काम कर रहा हूँ वो इन्फेक्शन के ऊपर। अब मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाता था या दोस्तों के साथ मिलता था या अमूमी तौर पर जब मैं सोशलाइज होता था, तो जब मैं बताता कि मैं इन्फेक्शन पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे पहला सवाल जो आता था, और मेरे अपने जहन में भी ये सवाल आता था, वो ये कि भी कोरोना वायरस के अंदर जब लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके नतीजे के अंदर उनका जो है स्मेल लॉस क्यों हो रहा है। तो असल में अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इसकी वजह नहीं थे। तो मैं बड़ा परेशान, मेरे जहन में ये सवाल भी था इस हवाले से, तो मैं इस सवाल का जवाब जो है वो ढूंढ रहा था। तो इसी दौरान जो है जब मैं इस चीज़ को टेस्ट आउट कर रहा था तो मैंने देखा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ अमेरिका जो है वो जो है इस रिसर्च को फंड कर रहा है, और एक रिसर्च ग्रुप जो है उनको वो फंड कर रहा है। तो मैंने उनके साथ बात की और उन्होंने मुझे हायर कर लिया, और उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ आएँ और आप इस प्रोजेक्ट को लीड करें। तो फिर मैं वहाँ गया और मैंने जो है इस तरह से जो है कोरोना वायरस की वजह से जिन लोगों को सूंघने की जो हिस्सा है वो जा रही है, तो फिर मैं अभी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। ऐसे मैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में पहुँचा। और कितने अरसे से आप वहाँ? हाँ, तकरीबन 1 साल होने को है कि मैं वहाँ पर हूँ, और प्रोजेक्ट जो है वो हमारा चल रहा है। हम जो है इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम डिफरेंट एनिमल मॉडल्स जो है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उनके नतीजे के अंदर हम ये चाहते हैं कि मतलब हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर पाएँ। तो मुस्तकबिल के अज़ाइम क्या हैं? मुस्तकबिल के अज़ाइम से देखें, हम जो है इन जनरली तो चूँकि मैं रिसर्च के अंदर आ गया हूँ और मैं एक रिसर्चर के तौर पे ही अपना जो है काम जारी रखूँगा। मैं बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है मैं काम करना चाहूँगा मुस्तकबिल के अंदर, जिसमें यह है कि चूँकि बीइंग अ जेनेटिसिस्ट, अगर जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है एज ए जेनेटिक मॉडल। उसमें यह है कि यहाँ पर बहुत से पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेनेटिक मसाइल भी हैं, बहुत ज़्यादा जेनेटिक डिजीज़ भी कॉमन है। और अमूमी तौर पर यहाँ जो डिजीज़ कॉमन है उसमें सबसे मेजर जो डिजीज़ है वो थैलेसीमिया की है। आपको पता है कि वो बच्चे, वो लोग जो है उनका जो ब्लड जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बना सकता, और उसके नतीजे के अंदर उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और अल्टीमेटली उनकी ज़िंदगी जो है वो चंद सालों पर सिर्फ रह जाती है। फिर हीमोफीलिया का मसला है यहाँ पर। फिर पाकिस्तान की पॉपुलेशन में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो यहाँ पर
है रेयर डिजीज़ का। ऐसी डिजीज़ जो बहुत कॉमन नहीं होती, बहुत अजीबो-गरीब तरह की डिजीज़, उनमें अमूमी तौर पर या तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं कि जिनके अंदर उन लोगों का दिमाग जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, उन बच्चों का। अमूमी तौर पर बच्चों, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज़ जो है वो इस ऐसी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं और वो उनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं। इसी तरह से दूसरी जो है उनकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, उनकी जो बॉडी है वो एक किसी ख़ास जो डिज़ीज़ है उसको जो है उसको किसी खास चीज़ जो है उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, तो उनके यहाँ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं और अमूमी तौर पर इन दोनों ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाली रेयर डिजीज़ के बच्चे जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो बाज़ का तो चंद दिनों के बाद ही फौत हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है उसको मैं इस हवाले से जो है वो स्टडी करना चाहता हूँ, इस हवाले से इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। और इन सारी चीज़ों के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अभी हमें जो है बहुत से डिफरेंट तबके के जो लोग हैं वो आज देख रहे होंगे। तो मेरे ख्याल एक बड़ा अच्छा जो है उनके लिए मैसेज है कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है उसमें तकरीबन जो है 84% जो है वो कज़न मैरिजेस का रोल है। तो जब हम कज़न मैरिजेस करते हैं तो उसके नतीजे के अंदर जो किसी भी फैमिली उसके अंदर जीन पुलिंग हो जाती है। तो वो जीन पुलिंग एक ही तरह के जीन उनमें जो है अगर डिजीज़ वाला जीन है तो वो सारे डिजीज़ जीन्स इकट्ठे हो जाते हैं कि जिसके नतीजे के अंदर ऐसी बीमारियां जो हैं उनका रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर दो लोग जो कि आपस में कज़न्स नहीं हैं, वो डिफरेंट हैं और वो कैरियर नॉन कैरियर नहीं है किसी डिजीज़ के, तो अमूमी तौर पर उसका रिस्क जो है वो 25% तक होगा। लेकिन यह है कि जब दो ऐसे लोग जो है जीनोम जो है सिमिलर जीनोम शेयर करते हैं तो ऐसा रिस्क जो है 50% तक बढ़ जाएगा। तो उसके नतीजे के अंदर जो है और जो आने वाली नस्ल है वो ऐसी मोहलिक बीमारियों के साथ जो पैदा होगी, तो उसके नतीजे के अंदर ऐसी फैमिलीज जो हैं उनके ऊपर जो है इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा आता है। फिर सिर्फ उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन नहीं आता, ये बीमारी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर इसके जो है इसकी तशखीस और इलाज दोनों के लिए फैसिलिटीज़ बहुत कम है। वैसे तो दुनिया के अंदर ही इसके इलाज के लिए सहूलतें भी मौजूद नहीं हैं बहुत ज़्यादा अमराज के लिए, लेकिन तशखीस की सहूलतें भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छी मौजूद नहीं है। तो उसमें जो है उनके न सिर्फ उनके ऊपर अमूमी तौर पर फैमिलीज़ के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन आता है, बल्कि जो है एज ए नेशन जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन आता है। तो मैं ये सोचता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हम ऐसा मॉडल जो है वो डेवलप कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम ऐसी बीमारियों की प्रिवेंशन के ऊपर काम कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सी कौमें हैं जिन्होंने ऐसी जेनेटिक डिजीज है उसको प्रिवेंट किया। इसराइल उसकी एक बेहतरीन मिसाल है क्योंकि जो यहूदी हैं, जेwish पीपल हैं, वो कज़न मैरिज ही करते हैं क्योंकि वो उनके यहाँ कोई दूसरा शख्स तो मज़हब कबूल कर नहीं सकता और वो आपस में ही शादी करते, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जीन पुलिंग थी। तो उन्होंने जेनेटिक काउंसलिंग और DNA बेस्ड स्क्रीनिंग मेथड्स के ज़रिए जो है वहाँ पर जो है बहुत जेनेटिक डिजीज़ की प्रेवलेंस जो है उसको बहुत ज़्यादा कम कर लिया है।